नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी हमारे कई वीडियो देखे हैं जिसमें हमने अकाउंट के कुछ लेक्चर्स रह गए थे जो पुनः मूल्यांकन के लिए रिलेटेड था। पुनः मूल्यांकन के रिलेटेड में हमारा ऐसा था कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे जो हम बताने के लिए गए थे, उसका रोजनामचा हमने लिखवा दिया था। तो आज वही टॉपिक लेके आप सभी के सामने आया हूं। रोजनामचा क्लियर करेंगे और रोजनामचा के साथ साथ हम क्या पूरी तरह से क्लियर करेंगे, उसका आर्थिक चिट्ठा कैसे रेडी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा किससे रिलेटेड, पुनः मूल्यांकन खाता से रिलेटेड, उसके साथ कैसे हमारा पूंजी खाते में कमी वृद्धि होता है, फिर उसी से रिलेटेड हमारा आर्थिक चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, किसके, पुनः मूल्यांकन के। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता रहा था लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे गुजरात बोर्ड के पेज नंबर 141 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित माहिती पर से साजन और निर्मी की साझेदारी पेढ़ी की बही में रोजनामचा लिखिए, रोजनामचा भी लिखना है, फिर पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, पुनः मूल्यांकन की असर देने के बाद पक्की तलपट भी तैयार करनी है। मतलब यहाँ 3 चीजों को कंप्लीट करना है। पहले रोजनामचा लिखेंगे, रोजनामचा के बाद पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है, पुनः मूल्यांकन की असर देने के बाद हमें पक्की तलपट तैयार करना है। तो यानी 3 प्रोसेस होगी, पहले रोजनामचा लिखेंगे, फिर रोजनामचा होने के बाद पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और उसके बाद आर्थिक चिट्ठा लिख के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के साथ तुम्हें पूरा का पूरा एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो आगे क्या कहा गया है, साजन और निर्मी 5:3 में प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तारीख 31/3/2017 के रोज उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। फिर आगे कहा गया है उनकी तलपट दी गई है, पूंजी खाता है, पूंजी खाते में साजन का है 80,000, निर्मी का है 50,000, सामान्य इनामत है 80,000 जिसको हम बांट देंगे, लाभ हानि खाता है उसको भी हम बांट देंगे, 12% की लोन है तो लोन पर ब्याज हमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेनदार है, फिर उसके बाद देनी हुंडी है, बिन चालू संपत्ति है, बिन चालू संपत्ति के अंदर हमें दिया गया है जमीन मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग की बाजार कीमत है 18,000 और उसकी बही कीमत मतलब उसकी चौपड़ी कीमत कितनी है 20,000। अंदर बाजार कीमत 18,000 है और बाजू में कितना दिया गया है 20,000 है। आगे चालू देनदार है, चालू देनदार में हमारा दिया गया है देनदार पे डूबत ऋण है 1500 का। फिर उसके बाद स्टॉक है, रोकड़ शेष है। ये तो पूरी तलपट की जानकारी है जो आप सभी के सामने दी गई है। अब हम पढ़ेंगे इसका मेन मुद्दा जो कि क्या रहेगा, समायोजन का। तो समायोजन में देखो क्या लिखा गया है, सभी साझेदारों की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया और भविष्य में एक के प्रमाण में लाभ हानि बांटना निश्चित किया है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित माहिती दी गई है। सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया है, जमीन मकान की कीमत 10% से बढ़ानी है। जमीन मकान की कीमत 10% से बढ़ानी है। तो बढ़ानी है मतलब क्या है, संपत्ति में वृद्धि है। तो संपत्ति में वृद्धि है तो संपत्ति खाते उधार, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो आपके सामने जमीन मकान, पहले मैं रोजनामचा लिख दूं। रोजनामचा का फॉर्मेट आप सभी को पता ही होगा, मैं डायरेक्ट मुद्दा डायरेक्ट कर दे रहा हूं। यहां जमीन मकान की कीमत में 10% से बढ़ानी है तो यहां क्या लिखेंगे, जमीन खाते उधार, जमीन मकान खाते उधार और वह पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है। और यहाँ पे 10% से बोला गया है तो 1,40,000 का 10% कितना होता है 14,000। तो यहाँ हमने लिखा 14,000 और यहाँ पे हमने लिखा 14,000। चलो पहला रोजनामचा क्लियर गया है। यंत्र और फर्नीचर की कीमत में 40% की कमी करनी है। तो 40% की हम कमी करेंगे मतलब संपत्ति में कमी करेंगे और संपत्ति में कमी मतलब पुनः मूल्यांकन खाते उधार, संपत्ति खाते जमा। और यहाँ पे संपत्ति 2 दी गई है जिसमें यंत्र और क्या दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है। यहाँ हम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते उधार, पुनः मूल्यांकन खाते उधार लिखा मैंने, और वह यंत्र खाते और वह फर्नीचर है तो फर्नीचर खाते। ठीक है। अब यंत्र दिया गया है 80,000, 80,000 का 40% निकालेंगे, 8 चौक 32 यानी 32,000 आ गया। फिर उसके बाद फर्नीचर दिया गया है आप सभी के सामने कितना 30,000, तो 3 चौक 12 यानी कितना आ गया 12,000 आ गया। ठीक है। अब 12 और 32 कितना हो जाएगा 44,000। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बोला गया है देनदारों पर अब
1000 की डूबत ऋण अनामत की जरूरत नहीं है, जबकि हमारा देनदार में डूबत ऋण अनामत कितना है 1500 से है, यानी 1500 की जगह 1000 अब नहीं ले रहा है, मतलब हमें पहले 1500 रुपए नहीं मिलने वाले थे लेकिन 1000 मिल रहे हैं, यानी लॉस कितना होगा केवल 500 का। मतलब यहाँ पर डूबत ऋण की क्या हुई है, वापसी हुई है। तो वापसी हुई तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता जमा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डूबत अनामत खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते। रकम कितनी बोला है, 1000 की अब जरूरत नहीं है, तो 1000 हमने रख दिया। ये रोज का अच्छा भी क्लियर है। आगे क्या बोला गया है, स्टॉक में से 1500 का मरम्मत खर्च की जरूरत है। स्टॉक में 1500 की मरम्मत की जरूरत है, तो स्टॉक का हम देखेंगे 1500 मरम्मत मतलब क्या हुआ, संपत्ति में कमी हुआ है। संपत्ति में कमी होता है तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार करते हैं। यहाँ चौथे रोज नौचे में क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, उधार, और वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका खाता है, स्टॉक का, तो स्टॉक खाते। और रकम में कितना बोला गया था 1500, यहाँ हम लिखेंगे 1500 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1500। चलो यह भी क्लियर हो गया। अब ऐसा बोला गया है कि कुल लेनदारों में से 1500 चुकाने नहीं पड़ेंगे जिसका बही में लेखा करना है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसा कहा गया है लेनदारों में से 1500 नहीं चुकाना पड़ेगा। अब जो चीज हमें नहीं चुकानी पड़ेगी मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन खाते जमा, यानी दायित्व में कमी है। तो यहां हम लिखेंगे लेनदार खाते उधार, लेनदार खाते उधार हो गया, और वह क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते। और रकम में कितना बोला गया है 1500, तो यहाँ भी हमने लिखा 1500 और यहाँ भी लिखा हमने 1500। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बोला गया है चुकाना बाकी खर्च 10,000 है और अप्राप्त आय कितना है 2,000 है, एक साथ दे दिया गया है। सबसे पहले बोला है चुकाना बाकी खर्च, मतलब हमें चुकाना पड़ेगा, और चुकाना पड़ेगा मतलब दायित्व में वृद्धि हो गया। तो दायित्व वृद्धि होता है तो क्या होता है, पुनः मूल्यांकन खाते उधार दायित्व खाते जमा। तो यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, किसके बारे में, क्या चुकाना बाकी खर्च, चुकाना बाकी खर्च कितना बोला गया है 10,000। तो यहाँ हमने 10,000 लिखा, यहाँ पर भी हमने 10,000 लिखा। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया है अप्राप्त आय के लिए, तो अप्राप्त आय में इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो हमें नहीं मिला है। अप्राप्त आय मतलब जो हमें नहीं मिला लेकिन मिलेगा, मिलेगा यानी क्या हो गया, संपत्ति में वृद्धि करनी, यानी संपत्ति लिखना बाकी रह गया है। तो संपत्ति बाकी लिखना रह गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, सही जा रहे हैं वो, क्या करेंगे, हाँ हमें करना पड़ेगा क्या, पुनः मूल्यांकन खाते जमा और अप्राप्त खाते उधार। यहाँ लिखेंगे अप्राप्त आय खाते उधार हो गया, और वह क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। और रकम में कितना बोला गया है 2,000, तो यहाँ हमने लिखा 2,000 और यहाँ पर भी लिखा हमने 2,000। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया है विनियोग की बाजार कीमत पर ही दर्शाना है। अब बाजार कीमत आपके सामने विनियोग की कितनी दी गई है 18,000, और तो चौपड़े में कितना लिखा गया है 20,000, मतलब 20 से 18 हुआ कि 18 से 20 हुआ, ये सोचिए। बाजार कीमत 18,000 है, 18 से 20,000 हुआ, मतलब क्या हो गया, वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी कमी हो गई, 20,000 चौपड़े में दर्शाया गया है और 18,000 दिया गया है, तो 20 से 18 हुआ मतलब क्या हुआ, 2,000 की कमी हुई। तो 2,000 की कमी हुई तो उसमें हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, नुकसान हो गया, 20 से 18 पे आ गए यानी हमें नुकसान हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, विनियोग खाते। ठीक है, रकम में कितना 18, 20,000 से 18,000 हो गया, यानी कितना 2,000 की कमी हो गई।
चलो ये तो हमारा रोजनामचा क्या हुआ, क्लियर हुआ। रोजनामचे में एक रोजनामचे की जगह हमें छोड़ के रखनी है। क्यों छोड़ के रखनी है? क्योंकि उसमें लाभ और हानि हमें पता चल जाएगा। तो लाभ और हानि पता चल जाएगा, उसके लिए मैंने एक रोजनामचा छोड़ा। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है? पुनः मूल्यांकन खाता। क्योंकि जब तक पुनः मूल्यांकन खाता नहीं बनेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसमें प्रॉफिट और किसमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पुनः मूल्यांकन खाता। एक रोजनामचे की जगह छोड़ा और यहाँ मैंने लिखा पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता मैंने बनाया। अब जैसा जैसा रोजनामचा में कहा गया है वैसा वैसा, जैसे जैसा विवरण में कहा गया है वैसा वैसा हमें करना है। विवरण लिखा, रकम लिखा, विवरण लिखा और यहाँ पे रकम लिखा। ठीक है, रकम का सिंबल दे दिए हैं। ये हमारा उधार पक्ष है और ये हमारा जमा पक्ष है। चलो अब उसके बाद जैसा जैसा रोजनामचा विवरण के अनुसार कहा गया है वैसे वैसा हम खतौनी करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया है? जमीन खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा हुआ है। तो जमीन खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा, तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में किसका नाम आएगा? जमीन मकान का। तो ये रहा पुनः मूल्यांकन खाता जमा है, तो जमा में लिखा मैंने जमीन और मकान खाते। कितनी रकम दी गई है? 14,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 14,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकेंड रोजनामचे में हमें क्या बोला गया है? पुनः मूल्यांकन खाते उधार, यंत्र खाते जमा और फर्नीचर खाते जमा। तो हमें इसका खतौनी करना है। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पे दोनों का नाम लिखेंगे क्या? यंत्र खाते। यंत्र खाते कितना है? 32,000। फिर उसके बाद क्या है? फर्नीचर है। फर्नीचर खाते मैंने लिखा और कितना है? 12,000। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे था डूबत ऋण अनामत खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में किसका नाम आएगा? डूबत ऋण का नाम आएगा। यहाँ पुनः मूल्यांकन खाते के जमा मैंने लिखा डूबत अनामत वापसी। कितने की वापसी हुई है? 1,000 रुपए की। तो यहाँ हमने लिखा 1,000 रुपए। इसके बाद आगे क्या है? पुनः मूल्यांकन खाते उधार स्टॉक खाते जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पे किसका नाम आएगा? स्टॉक का। यहाँ हमने लिखा स्टॉक खाते। स्टॉक खाते, स्टॉक में कितना है? 1500। 1500 की कमी हुई थी, 1500 हमने लिख दिया। इसके बाद है लेनदार खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। मतलब लेनदारों को 1500 रुपए नहीं चुकाना है, मतलब हमें पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखेंगे लेनदार। चलो लेनदार खाता लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ आ गया 1500। ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद आगे क्या कहा गया है? पुनः मूल्यांकन खाते उधार चुकाना बाकी खर्च खाते। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पे चुकाना बाकी लिखना है, मतलब हमारा क्या है? दायित्व में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी खर्च। कितना है? 10,000 है। 10,000 लिखा। फिर इसके बाद आगे है अप्राप्त खाते, अप्राप्त आय खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में किसका नाम लिखेंगे? अप्राप्त आय का। अप्राप्त आय खाता। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हुआ। कितना आ गया? 2,000 है, 2,000 लिखे। लास्ट रोजनामचे की एंट्री करनी है पुनः मूल्यांकन खाते उधार विनियोग खाते जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पे किसका नाम आएगा? विनियोग। तो विनियोग खाते कितनी रकम? 2,000। चलो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? टोटल मारना है। अब हम इसका टोटल मारेंगे। तो टोटल मारने से पहले सबसे पहले देखना है रकम किस साइड की भारी है, किस साइड का रकम ज्यादा है। तो हमें देखो, जैसे मैं यहाँ बात करूँ 32,000 या केल है, मतलब इस साइड का ज्यादा होगा। हमने टोटल मारा, टोटल मारते हैं। टोटल मारो जल्दी। 32,000 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000 प्लस 2,000। तो किए तो कितना आ गया? 57,000। कितना आया? 57,500। 57,500। अब 57,500 उधार में जमा है, उधार का ज्यादा है और जमा का क्या है? कम है, मतलब उधार शेष होगा। यहाँ उधार शेष लिखा। और उधार शेष यानी क्या होता है? वो हानि होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जमा शेष होता है तो ठीक होता है, लाभ होता है। और लेकिन उधार शेष हो तो क्या होता है? हमें नुकसान होता है। तो यहाँ हमारा नुकसान हुआ है। तो नुकसान कितने का हुआ है? 39,000 का हुआ है। कितने का? 39,000 का हुआ है। 39,000 मैंने लिखा। अब इस 39,000 को किसके बीच में बांटना है? साझेदार। और साझेदार का नाम क्या है? साजन और निर्मी।
ठीक है, साजन के पूंजी खाते और निर्मी के पूंजी खाते और इसको बांटना है 5:3। तो 5 अनुपात में इसको बांटेंगे तो 39,000 गुणे 5/8 करना है। कितना करना है? 39,000 भागे 5/8 करना है। तो कितना आ गया है? आप कैसे करो कैलसी में 39,000 गुणे 5/8 कितना आया है आप सभी का? देखो कैलसी पे तो आया है 24,375। 24,375 आप सभी का भी आया होगा। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे इसमें से या तो इसको माइनस कर दो या तो 39,000 गुणे 3 भागे कितना कर दो? 8 कर दो, तो भी आ जाएगा। कितना आएगा? 14,625। चलो ये तो क्लियर हो गया होगा सभी को। लेकिन इसका रोजनामचा हमें लिखना है। तो रोजनामचे में देखो किस साइड लिखा है? पुनः मूल्यांकन खाता के जमा साइड लिखा है, मतलब पुनः मूल्यांकन खाता जमा हो जाएगा और साझेदार का पूंजी खाता उधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रोजनामचे के लिए जो जगह छोड़े थे लिखेंगे साजन के पूंजी खाते उधार, और दूसरा नाम क्या है? निर्मी। तो निर्मी के पूंजी खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा? किसका नाम है? पुनः मूल्यांकन है, तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा हो जाएगा। कितना कितना है? 24,375, फिर उसके बाद 14,625 टोटल कर दिए तो कितना आ गया? 49,000। रोजनामचा यहाँ पे क्लियर, पुनः मूल्यांकन पूरी तरह से क्लियर। अब हमें क्या बनाना है? आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाते हैं ये मैं आप सभी को बताता हूं। तो जैसा कि आप सभी के सामने पुनः मूल्यांकन खाता तो पूरी तरह से क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी हमें क्या करना है? पक्की तलपट बनाना है। तो पक्की तलपट बनाने से पहले उसमें कौन कौन से खाते ऐड करने हैं ये मैं आप सभी को बता दूं। तो पुनः मूल्यांकन खाता तो मैं बना चुका हूं, पुनः मूल्यांकन खाता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें बनाना कौन सा है? पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता लिखो या चालू खाता लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चालू खाता दिया होता तो चालू खाता लिखते, लेकिन यहाँ चालू खाता दिया नहीं है। तो हमें पूंजी खाता बनाना है। दो साझेदार हैं, दो साझेदारों के बीच में बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे विवरण। फिर पहले साझेदार का नाम है साजन, दूसरे का नाम है निर्मी। फिर उसके बाद फिर लिखा मैंने विवरण, फिर लिखेंगे साजन और क्या लिखेंगे? निर्मी। और हमें आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है। आर्थिक चिट्ठा ही बनाना है तो आर्थिक चिट्ठे के लिए हमें पता ही है क्या लिखना पड़ता है? साजन और निर्मी की बही में तारीख 31/3/2017 है। 31/3/2017 को होने वाले को पूरा होने वाले दिन का हमें क्या बनाना है? आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद जब फॉर्मेट जैसा आता है वैसा बना देंगे। ठीक है, यहां पर आएगा पूंजी दायित्व, यहाँ पे आएगा रकम रुपए में, यहाँ आएगा संपत्ति लेना और यहाँ पर भी आएगा रकम रुपए में। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं वापस सवाल की ओर। वापस फटाफट समायोजन के हिसाब से हम करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे समायोजन की। तो समायोजन में सबसे पहला लिखा गया है, सवाल भी स्टार्ट करते हैं। वार्षिक हिसाब का भी सवाल हो, चाहे प्रवेश का हो, चाहे निवृत्ति का हो, चाहे पुनः मूल्यांकन का हो, हमें सवाल हमेशा याद रखना स्टार्ट कहां से करना है? समायोजन पर से। इसमें समायोजन नंबर 1 में क्या कहा गया है? समायोजन के हिसाब से हमें सवाल करना था। सवाल नंबर समायोजन 1 नंबर पे कहा गया है जमीन मकान की कीमत 10% से बढ़ानी है। तो सबसे पहले देखेंगे जमीन मकान कितने का है। तो जमीन मकान 1,40,000 का है। जमीन मकान लिखा मैंने 1,40,000 और प्लस वृद्धि करना है तो वृद्धि कर दिए कितने का? 10%, तो 14,000 वृद्धि किया तो कितना आ गया? प्लस कर दो इसको 1,54,000। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कहा गया है?
यंत्र और फर्नीचर, यंत्र और फर्नीचर की कीमत में कमी करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यंत्र, यंत्र लिखा। अब यंत्र में कितना है, यंत्र आपके सामने है 80,000, 80,000 लिखा मैंने, माइनस कमी लिखा, कमी लिखा कितना 40% बोला गया है, तो 40% कितना होगा 32,000, 32,000 माइनस कर दो कितना आ गया 000, 8 और 7 में से 4, ये 4 गया, 48,000 आ गया। ठीक है, 48,000 क्लियर हुआ। इसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर मैंने लिखा, फर्नीचर मैंने लिखा 30,000 का है, माइनस 40% करना है कमी, तो 40% कमी करेंगे कितना आ जाएगा 12,000, 12,000 माइनस किया तो कितना आ गया 18,000। चलो ये भी क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे लिखा गया है देनदारों पर अब 1,000 का डूबा ऋण अनामत नहीं जरूरत है, तो देनदार भी लिखेंगे। देनदार, देनदार पे देखो कितना देनदार दिया गया था 40,000 दिया गया था, 40,000 दिया गया था, माइनस डूबत ऋण रखने के लिए बोला गया था, डूबत अनामत बोला गया था, पहले से दिया गया था 1500, और 1500 में से 1,000 रुपए अब नहीं देना है, मतलब कितना देना है, केवल 500 रुपए ही अनामत के रूप में रखना है। तो 40,000 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39,500। यहाँ तक तो सबको पूरी तरह से क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बोला गया है स्टॉक की में 1500 का मरम्मत खर्च की जरूरत है, तो यहाँ मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा। आर्थिक चिट्ठा मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक के बारे में बोल रहा है, स्टॉक, स्टॉक मैंने बनाया, स्टॉक कितने का है देखो, लिखा गया है 31,500, 31,500 लिखा, माइनस कमी करना है यानी मरम्मत खर्च लिखना है, मरम्मत खर्च लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 1500 का बोला है 1500 लिख दिया मैंने, माइनस कर दो कितना आ गया 30,000। चलो यहाँ तक भी पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, कुल लेनदारों में से 1500 को चुकाना नहीं है, तो लेनदार हमारा कहाँ आता है दायित्व में, यहाँ हमने लिखा लेनदार, लेनदार है, लेनदार कितने का है देखो 32,000 का है, 32,000 का है, जिसमें से अब नहीं चुकाना है, नहीं चुकाना को हमने माइनस कर दिया 1500 यानी आ गया 30,500। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। चुकाना बाकी खर्च, तो चुकाना बाकी खर्च हमारे दायित्व में तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो डायरेक्ट दायित्व में लिखेंगे चुकाना बाकी खर्च। चुकाना बाकी खर्च कितना है 10,000 है, तो 10,000 मैंने लिखा। इसके बाद आगे कहा गया है अप्राप्त आय, अप्राप्त आय हमारे तलपट में भी नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट संपत्ति में लिखेंगे अप्राप्त आय, अप्राप्त आय। अप्राप्त आय देखो कितने का बोला गया है 2,000 का, हमने 2,000 पूरी तरह से क्लियर किया। इसके बाद अब क्या बोला गया है, विनियोग को बाजार कीमत पे ही दर्शाना है, तो यहां हमने लिखा विनियोग, विनियोग देखो विनियोग कितना है आपके सामने तलपट पे 20,000 दिया गया है, और बाजार कीमत 18,000 है, माइनस कमी कर देंगे, 2,000 की कमी हो गई, जितने लिख दिया गया 18,000, क्योंकि तलपट पे ऐसा कहा था कि बाजार कीमत पे ही हमें विनियोग को लिखना है। चलो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, समायोजन समाप्त हुआ। समायोजन समाप्त करने के बाद अब आते हैं किसकी ओर, तलपट की ओर। तो तलपट में सबसे पहले लिखा गया है पूंजी, पूंजी लिखा गया है, तो पूंजी हमने लिखा जमा शेष पे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए लिखा, कितना है 80,000 है और 50,000 है, ठीक है 80,000 है और 50,000 है। फिर इसके बाद लिखा गया है सामान्य अनामत, सामान्य अनामत को हम क्या करेंगे बांट देंगे, तो यहां मैंने लिखा सामान्य अनामत, सामान्य अनामत कितने का है 80,000 है, 80,000 को हमें 5:3 में बांटना है, तो 5:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 और 30,000। चलो ये तो क्लियर हो गया, ये तो डायरेक्ट ही था। फिर इसके बाद है लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता कितना दिया गया है 48,000, तो 48,000 को भी हमें क्या करना है 5:3 में बांटना है। यहां लिखा मैंने लाभ हानि खाता, ठीक है 48,000 को 5:3 में बांटेंगे कितना आ गया 30,000,
और कितना आ गया 18,000। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे लिखा गया है 12% की बैंक लोन। तो यहां हमने दायित्व में लिखा 12% की बैंक लोन और रकम में कितना लिखा गया है 70,000, तो मैंने लिख दिया 70,000। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है लेनदार, लेनदार को तो एंट्री कर चुके हैं। फिर उसके बाद है देनी हुंडी, देनी हुंडी लिखेंगे देनी हुंडी, देनी हुंडी है 10,000 का, तो 10,000 मैंने लिख दिया। तो दायित्व का पक्ष पूरा हो गया। अब आते हैं संपत्ति में। संपत्ति में सबसे पहला पॉइंट है जमीन मकान का हो चुका है, यंत्र भी हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, विनियोग हो चुका है, देनदार हो चुका है, स्टॉक हो चुका है। केवल और केवल क्या बचा है रोकड़ शेष। तो यहां हमने लिखा रोकड़ शेष और रोकड़ शेष आपके सामने दिया गया है कितना 30,000। चलो ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हुआ। अब क्या करना है सर, अब हमें तो सबसे पहला काम पुनः मूल्यांकन खाते की शेष को दर्शा देना है। तो पुनः मूल्यांकन की क्या शेष है, साझेदार का पूंजी खाता उधार है, पुनः मूल्यांकन खाते जमा है। तो साझेदार के उधार पे यहां लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते। ठीक है, अब यहाँ रकम में कितना दिया गया है 24,375, 24,375। एक मिनट क्रॉस में लिख देते हैं 24,375। कौन सी एंट्री बहुत ज्यादा है। फिर सेकंड में कितना है 14,625, 14,625। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है खाता को बंद करना है। तो पूंजी खाता को हम बंद करेंगे, डबल लाइन करना मत भूलना, मार्क्स करते हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ में हमने टोटल करेंगे 50 और 30 80, 80 और 18 कितना हो गया 98,000। 98,000 मैंने लिखा। अब 98,000 में से 14,675 को हमें क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि हम निर्मिका कर रहे हैं तो निर्मिका हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया है 83,375। तो यहाँ हमने लिखा 83,375 लिख दिया। चलो ये भी लिख दिया मैंने 98,000। चलो क्लियर हुआ। इसके बाद अब हमें क्या करना है इसको प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 80 80 1,60,000 आ गया, 1,60,000 है। तो 1,60,000 में से मुझे क्या करना है 24,375 को माइनस करना है। तो 24,375 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1,35,625। 1 लाख कितना आया है 1,35,625। ठीक है, अब ये लिखेंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, शेष आगे ले गए हैं। यहाँ पर भी 1,60,000 मैंने लिख दिया। अब इसको कहाँ लिखेंगे हमने ज्ञात किया तो इसको पूंजी खाते में लिखेंगे। लिखा मैंने पूंजी खाता, जिसमें किसका है साजन और कौन है निर्मी। ठीक है, साजन का कितना है 1,35,625 लिखा और निर्मी का कितना है 83,375। इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया है प्लस करो 2,19,000 आया है, 2,19,000 आया है। ठीक है, 2,19,000 आया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है खाते को बंद करना है। पुनः मूल्यांकन करने के बाद पूंजी खाता बंद करने के बाद आर्थिक चिट्ठे का बैलेंस करना है। तो आर्थिक चिट्ठे का हम बैलेंस करेंगे, फटाफट टोटल मारते हैं। तो टोटल मारो, अगर टोटल हमारा आ गया तो सही है, अगर टोटल ना आया तो गलत है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूंजी साइड का टोटल मार लेते हैं। 2,19,000 प्लस 30,500 प्लस 10,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000। ठीक है, कितना आ गया, अब बाकी उस साइड तो दिया नहीं है, तो 3,39,500, 3,39,500, 3,39,500। चेक करते हैं ये सही कि गलत। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। माइनस करना है 1,54,000, माइनस करेंगे 48,000, माइनस करेंगे 18,000, माइनस करेंगे 39,500, माइनस करेंगे 30,000,
माइनस करेंगे 2000, फिर से माइनस करेंगे 18,000 और फिर माइनस करेंगे कितना 30,000। तो आपके सामने कितना आ गया 0, मतलब दोनों साइड का आंसर बराबर हो गया है, मतलब 0 आ गया, मतलब आंसर बराबर है। बराबर है मतलब हमारा सवाल पूरी तरह से क्या है, सही है। अगर आप सभी को हमारा ये लेक्चर पुनः मूल्यांकन का है क्लियर हुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। समझ में आया हो तो लाइक करना, ना समझ में आया तो लाइक मत करना, और लाइक करने के बाद उस पर कमेंट कीजिए कि हाँ हमें पूरी तरह से क्लियर हुआ, और जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और इसके साथ कमेंट करने के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जैसा आप सीख रहे हो वैसा अन्य कोई भी बच्चे सीख सकते हैं। और जिसने अभी तक भी हमारा वीडियो को देखने के बाद भी अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो इससे भी जोरदार होने वाला है। क्योंकि आने वाला अकाउंट का जो वीडियो रहेगा वो हमारा ख्याति होगा, या ख्याति के अलावा मैं दूसरा बता सकता हूं मेन चैप्टर जो सबसे बड़ा पहाड़ लगता है वार्षिक हिसाब का। तो या तो वार्षिक हिसाब हो सकता है या तो ख्याति हो सकता है। जय हिंद।